तो यहाँ तो जैसा लग रहा है कि कैंडिडेट से ज़्यादा जीतू पटवारी घूम रहे हैं गांव-गांव। वैसे देखा जाए तो एक चुनाव एक घटना है मध्य प्रदेश की डेमोक्रेसी की, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बड़ा फैक्टर है। तो कांग्रेस इसे किस तरह से एक बेनिफिट के तौर पे देखती है? एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो जी आगे पीछे हो सकते थे वो, जो उनकी शख्सियत थी वो तो बड़ी थी, इसको तो हम नकार नहीं सकते, हमारे विरोधी हैं, पर इसको हम नहीं नकार सकते। सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी, लेकिन दतिया सीट कांग्रेस के पास आ गई, तो 2.5 साल से विकास रुक गया है। ऐसा अब की बार जो कांग्रेस बीजेपी का ये कहना है, पूरे तब भी 25,000 से जीतेंगे। कॉन्फिडेंट 100% जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश, देख रहे हैं द लपेटा। दतिया विधानसभा उपचुनाव की कवरेज पर है और यहाँ पर एक बसई इलाका है जो कि दतिया से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है, काफ़ी इंटीरियर, और वहाँ के भी बेहद इंटीरियर गांव में हमें एक कैंडिडेट की भांति चुनाव करते प्रचार करते मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। बात कर रहे हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। द लपेटा को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुझे लगता अच्छी और अच्छी खबरों के लिए लपेटा जाना जाता है। सबसे पहला इंटरव्यू शुरू किया था तो मैंने आपका किया। 100% याद है मुझे बहुत अच्छे से कि लपेटा की शुरुआत जब आपने की तो मैं भी उसका सहभागी बना। बिल्कुल, तो यहाँ तो जैसा लग रहा है कि कैंडिडेट से ज़्यादा जीतू पटवारी घूम रहे हैं गाँव-गाँव। नहीं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है नहीं है, सब हम कैंडिडेट ही हैं। यहाँ जितने बैठे हैं सब कैंडिडेट हैं। जब से अनाउंस हुआ कितने बूथ घूम चुके हैं आप? कितने? मुझे पता नहीं, पर 150 बूथ तो होंगे, 150 बूथ तो होंगे। 150 बूथ हो गए। तो क्या लग रहा है आपको चुनाव का माहौल? क्योंकि चुनाव का एक बड़ा फैक्टर, मैं भी जब गया तो वैसे देखा जाए तो एक चुनाव एक घटना है मध्य प्रदेश की डेमोक्रेसी की, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बड़ा फैक्टर है। तो कांग्रेस इसे किस तरह से एक बेनिफिट के तौर पे देखती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो डिवाइड एंड रूल की है, वो कभी भी न्याय नहीं करती है। उसको वोट चाहिए नफरत के, घृणा के, कट्टरता के, कट्टर हिंदुत्व के। ये कहते हैं हम कट्टर हिंदुत्व हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे के बच्चों के हाथों में कट्टर हिंदू बना के डंडा देने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं हम ब्राह्मण समर्थक हैं। ये नरोत्तम मिश्रा जी का पहली बार इन्होंने एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो आगे पीछे हो सकते थे वो, जो उनकी शख्सियत थी वो तो बड़ी थी, इसको तो हम नकार नहीं सकते, हमारे विरोधी हैं, पर इसको हम नहीं नकार सकते हैं। इससे पहले अनूप मिश्रा के साथ यही किया, उससे पहले गोपाल भार्गव जी के साथ यही किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, वो किसी के भी हित में नहीं है, अन्याय के हित में। और यही तरीका है कि ये चुनाव में आपने जो रिजल्ट की बात की कि अनावश्यक घटना हुई, आश्चर्यचकित घटना हुई, हमारे लिए आश्चर्यचकित नहीं है घटना। वो रहते तो भी हम जीतते हैं, ये हैं तो भी 25,000 से हम जीते, कांग्रेस जीतेगी, पंजा जीतेगी। जी अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इश्यूज़ की बात होती है, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप चढ़ावे चोरी की भी बात कर रहे हैं। आप दिल्ली में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसको भी आप यहाँ के चुनाव के मसले के ऊपर लेकर जा रहे हैं। किस तरह से उस जनता उससे ले रही है? 100% सबके इन्हीं के तो बेटे बेटियां हैं जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, जो भोपाल में पढ़ रहे हैं, इंदौर में पढ़ रहे हैं। शहरों में जाके गांव के बच्चे तो पढ़ाई के साथ अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। जब पेपर लीक होता है तो ये किसके साथ अन्याय होता है? ये अभिभावक के साथ अन्याय होता है, देश के साथ अन्याय होता है, युवाओं के साथ अन्याय, भविष्य के साथ अन्याय होता है। राहुल गांधी जी ने उस नैरेटिव को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश की कि हमें भविष्य को बचाना है। तो जब मोदी डंडे मारते हैं तो यहाँ बैठा हुआ गांव में अभिभावक नहीं सोचता है कि मेरे ही बेटे डंडे खा रहे हैं। जो 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली अभी नीट के एग्ज़ाम के बाद, कौन है दोषी उसके लिए? मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने 12 साल में 152 पेपर लीक करवा दी, 50 एग्जाम निरस्त करा दी। दोषी कोई है ही नहीं, जो दोषी है वो आरएसएस के निकले और सब पदों पे। यानी तो सवाल ये है, चुनाव में ये भी हाँ है मुद्दा है कि आपने 5 साल पहले जो 3 साल 2.5 साल पहले कहा था 3100 के धान देंगे, क्यों नहीं दिया? आपने कहा 2700 के गेहूं के देंगे, क्यों नहीं दिया? 6200 की मूंगफली खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदी? 6000 से ऊपर सोयाबीन का आपने उल्टा टोकन पे खाद कर दिया, 2400 का डीएपी कर दिया, किसान कर्जदार कर दिया, किसान के बेटे ज़मीन बेच रहे हैं और फिर आप कहते हैं हमें वोट दे दो। तो मुद्दा तो है, 3 साल हो गए, लाडली बहना के 3000 कहाँ हैं? जनता नहीं पूछना चाहती। सवाल नहीं है ये, सवाल नहीं है कि भ्रष्टाचार है तो क्यों है। 25 साल की बीजेपी है तो भ्रष्टाचार क्यों भैया? बिना पैसे से काम क्यों नहीं होता है? थानेदार रोज उगाई करता है, यहाँ से पुलिस वाले हर गांव में 50-100 गैर वैधानिक केस मिलेंगे।
तो फर्जी केस। यहाँ कांग्रेस, ये लॉजिक क्या है इसका? यहाँ तो कांग्रेस को ही जिताया था ना जनता ने। तो यही सवाल तो ये भी करता हूँ कि जिस राजेंद्र भारती जी को आपने जिताया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने केंद्र में और राज्य में कभी दिल्ली बुलाती है, कभी बेंगलोर अपने ग्वालियर बुलाती है, कभी भोपाल बुलाती है, कभी जबलपुर बुलाती है, रोज कोर्ट बुलाती है। जब आपकी वो सेवा कर रहे थे तो उनके आपके वोट को छीनने की कोशिश चल रही थी। राजेंद्र भारती आपके वोट को बचा रहे थे, अल्टीमेटली उनका आपका वोट इनने छीन लिया। इनको सबक सिखा। यहाँ पर बीजेपी एक बात को लेकर आई है कि देखिए, जिस तरह से पिछला जो 2023 का चुनाव हुआ, सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी, लेकिन दतिया सीट कांग्रेस के पास आ गई, तो 2.5 साल से विकास रुक गया है। ऐसा अब की बार जो कांग्रेस बीजेपी का ये कहना है। पूरे मध्य प्रदेश में विकास हो गया है। 6 महीने से अभी महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन नहीं दी, विकास है। ये मोहन यादव जी की एक योजना 2.5 साल की ऐसी, आप बता दो, आपको चुनौती देता हूँ मैं, जो एक योजना उन्होंने चालू की और लोगों को उसका सहायता मिल रही, बताओ जरा नाम है का? वो नहीं कहाँ करी, वो तो पुरानी योजना पुरानी योजना ही संबल खत्म कर दी। 36 योजनाएं समाप्त हो गई। तो किस बात का विकास हो रहा है? मध्य प्रदेश कर्ज में जा रहा है। करप्शन के इंडेक्स में मोदी जी ने कहा हम सबसे भ्रष्ट हैं। जो नेताओं की हठधर्मिता, आतंक है, जहाँ मजबूत नेता बीजेपी का ताकतवर बना, उसने जनता पे अन्याय और अत्याचार चालू कर दिया। टीआई को कहा कि इसको जेल में भेजो, इसको जहाँ हम बैठे हैं रॉकी, इसको अभी जिला बदर कर दिया। ऐसे हर जगह मिलते हैं लोग। तो ये मुझे कोई कह रहा था कि ये जो अत्याचार या जो भय की बात थी, वो भय की बात जो पिछले नेताजी थे उसके उसमें ज्यादा थी। अभी ये तो नए, ये तो किसी को जानते भी नहीं है। ये नए नेताजी है तो इनको कोई जानता नहीं। अब जानेंगे जब बताएंगे अच्छे हैं कि बुरे। तो ये आप बता दो कैसे हैं, अच्छे कि बुरे, बताओ। तो जनता तय करेगी इसमें अच्छा बुरा क्या होता है। जनता तय कर चुकी है कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी। चढ़ावा चोरी भी क्यों नहीं मुद्दा है, आप जनता के बीच में लेके इस देश में करोड़ों अरबों लोगों ने राम मंदिर के साथ आस्था व्यक्त की। कभी ईंट दी, कभी सिलाएं दी, कभी शिला पूजन दिया, कभी राम मंदिर पे चंदा दिया। फिर वहाँ पर जब जाते हैं तो आस्था से जाते हैं और चढ़ावा करते हैं। आरएसएस के लोग उसकी चोरी कर जाते हैं, तो ये मुद्दा नहीं है। और फिर उसी पैसे को रोटेट करके यहाँ पर वोट खरीदने में लगा देते हैं। तो इसके चढ़ावे की चोरी का मुद्दा तो बनेगा भाई। उज्जैन से लेके अयोध्या तक सब चोरी हो रही है। पूरी बीजेपी की ताकत झुकेगी सरकार की। कैसे कांग्रेस किस तरह से, क्योंकि सत्ता में और एक उपचुनाव है, बीजेपी की साख का सवाल है। अहंकार नहीं है। हाँ, आपकी क्या रणनीति, आपकी क्या रणनीति? हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूँ, उनको कहो बीजेपी वालों को कि मध्य प्रदेश की भी सरकार लाए, उत्तर प्रदेश की भी लाए, महाराष्ट्र की भी लाए, 4-5 सरकार और ले आए, तब भी 25,000 से जीतेंगे। कॉन्फिडेंट 100% जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? चलिए, उनके 100 पे हमारे 10 भारी हैं। चाहे अत्याचार दमन हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। जीतू पटवारी जी यहाँ से लेके जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ के, वहाँ पर खुद प्रचार की बागडोर संभाले हुए। द लपेटा को देखते रहिए। लिंक अच्छी लगे शेयर करना, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, वोटिंग और काउंटिंग डे के लिए ज़रूर देखिए, खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। धन्यवाद। द लपेटा निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए।